Hello students, welcome to RT Academy and मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र शाह। तो हमारे ट्वेल्थीज का मोस्ट वेलकम हमारे आज के इस लेक्चर पे। आई होप आप सभी लोग वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए होंगे, कर रहे होंगे। चलिए बढ़िया बात है। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था स्टूडेंट्स, वो चैप्टर था इवोल्यूशन, जहां पर हमने इवोल्यूशन में स्टार्टिंग से ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में जाना। हमने एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में जाना, जहां पर हमें कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए, कुछ प्रूफ्स दिए, जिससे आप ये समझ सके कि हम में और अदर ऑर्गेनिजम्स में कुछ सिमिलरिटीज पाई गई। ये जो सिमिलरिटीज थी, ये सिमिलरिटीज ने ये साबित कर दिया था कि हम सब एक ही चेन से आज ऊपर बढ़े हैं, यानी हमारे एंसेस्टर सेम थे। अलग अलग एडेप्टेशन के कारण उन्होंने अपने रास्तों को बदला और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म बने। सवाल आगे ये उठता है, आखिर ऑर्गेनिजम्स ने ये वेरिएशन चुना क्यों? क्यों इन्होंने अलग अलग फील्ड में जाने की कोशिश करी? या धरती पे इतनी सारी वैरायटीज आज बन गई हैं ऑर्गेनिज्म की, ये वैरायटीज बनी क्यों? क्यों बनी इतनी सारी वैरायटीज? क्या कारण थे इस वैरायटी के? तो इस कारण को जानने के लिए हमें आज इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा अपने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे। हमें जानना पड़ेगा कि आखिर इवोल्यूशन क्यों, किस कारणों से हुआ। इवोल्यूशन होने का रिजल्ट ये है कि वेरिएशन आया हमारे सामने, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मिले हमारे सामने। ये इवोल्यूशन की देन थी, जहां पर हमको डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मिले। इवोल्यूशन नहीं होता तो शायद धरती पे नए नए जीव ना आ पाते। इवोल्यूशन की देन थी कि आज आप और हम सब यहां मौजूद हैं। आज हम कहते हैं अर्थ पे 1.7 मिलियन ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो इवोल्यूशन था। ये इवोल्यूशन हुआ क्यों? क्यों बैक्टीरिया वायरस ने दूसरे ऑर्गेनिज्म को बनाया? तो उस चीज को जानने के लिए हमें थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के पास चलना पड़ेगा। और जब चले थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के पास, तो हमारी मुलाकात होती है पहले हमारे पैनल से, जहां पर लैमार्क का थ्रू दिखाया हुआ ये चेन दिखाई जा रही है। साथ ही आप को याद रखे होंगे कि बार्क पे व्हाइट मॉथ्स पाए जा रहे हैं, ग्रे वाले मॉथ्स मारे जा रहे थे, व्हाइट वाले बच गए थे। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की बात थी। आगे चलते हैं। तो हमारे इन तीन फिलोसफरों ने, तीन साइंटिस्टों ने, मैं फिलोसफर कहूंगा क्योंकि ये घुमक्कड़ नेचर के हुआ करते, घूम रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, घूम रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। ये तीन हमारे साइंटिस्ट थे। सबसे पहले हमारे थे लैमार्क भाई साहब। ये सबसे पहले है लैमार्क। इन्होंने अपनी थ्योरी हम सबको दी, जिसे लैमार्किज्म के नाम से जाना जाता है। सेकंड पे है हमारे डार्विन। डार्विन साहब ने हमें डार्विनिज्म यानी इनकी थ्योरी जो थी डार्विनिज्म, वो बताई इन्होंने हमें। म्यूटेशन थ्योरी दी हमें ह्यूगो डे व्रीज ने। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि थ्योरी दी किसने, तो हमें 3 फिलोसफर्स ने थ्योरी दी। सबसे पहली थ्योरी थी लैमार्किज्म, गिवन बाय लैमार्क। सेकंड डार्विनिज्म, गिवन बाय डार्विन। एंड थर्ड ह्यूगो डे व्रीज ने म्यूटेशन थ्योरी दी। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे कोविड के बाद सिलेबस में कुछ रिडक्शन हुआ, कुछ रिड्यूस किया गया सिलेबस, और उस रिड्यूस में हमारे लैमार्क जी कुर्बान हो गए। यानी कि लैमार्क साहब थे हमारे, लैमार्क साहब को रिमूव किया गया सिलेबस से। हालांकि इनको पढ़ने के लिए हम कभी फिर वीडियो डालेंगे, लेकिन अभी हम एनसीईआरटी ट्वेल्थ की बात करते हैं, तो हमें लैमार्क को छोड़ना पड़ेगा और चलना पड़ेगा हमें डार्विन भाई साहब के पास। तो चलिए डार्विन और ह्यूगो डे व्रीज के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले डार्विन जी को उठाते हैं। डार्विन जी की कुछ बातें इंपॉर्टेंट आपको बता दें।
सबसे जो डार्विन जी ने जो हमें थ्योरी दी, वो थ्योरी डार्विनिज्म के नाम से फेमस है। इसे फिलासफर या कहानी के तौर पे समझिए, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। बात 18th सेंचुरी के आसपास की, 17th सेंचुरी के आसपास की। 18th सेंचुरी। डार्विन के टीचर हुआ करते थे वैलेस, ब्रिटेन में। मिस्टर वैलेस साहब आपको दिखाई पड़ रहे हैं, डार्विन के टीचर थे। इन डार्विन साहब, वैलेस साहब ने, इनके पास ऑफर आया कि आप को ब्रिटेन गवर्नमेंट एक शिप दे रही है, उस शिप से आप आइलैंड पे जाएं, रिसर्च करें। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इनको एक अपने जंगी जहाज, यानी कि जो लड़ाई में यूज किया जाता था, वो इनको अपनी शिप दी, और शिप का नाम था HMS बीगर। HMS बीगर, मैं इसको पढ़ लेता हूँ, थॉमस माल्थस। HM बीगस शिप दिया गया हमारे वैलेस साहब को कि आप जाएं, इनके साथ कुछ और साइंटिस्टों को लेके जाएं और रिसर्च करें, ये बोला गया वैलेस से। वैलेस के बहुत ही प्रिय स्टूडेंट थे हमारे डार्विन साहब। वैलेस के एक अच्छे स्टूडेंट थे डार्विन, जिन्होंने डार्विन को ऑफर किया कि भाई आप चलिए हमारे साथ। डार्विन इनके साथ HMS बीगल से गए। आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, अडेप्टिव रेडिएशन, जहां पर डार्विन फिंचेस नाम आपने सुना था। बीक के अकॉर्डिंग एक ही बर्ड के कई टाइप्स हो गए थे, याद आया? ये जिस आइलैंड पे गए, उस आइलैंड का नाम गैलापागोस आइलैंड था, जहां पर 5 साल बिताए इन लोगों ने। शिप पे खाना पानी सारी व्यवस्था रख दी गई, 5 साल तक की व्यवस्था रख दी गई। 5 साल तक आराम से आप खाते पीते रहिए, लेकिन हमारे ब्रिटेन गवर्नमेंट को कुछ रिसर्च करके लाइए। हालांकि इनकी मेहनत सफल भी हुई। डार्विन ने, क्योंकि काफी एजेड थे, डार्विन ने एक दूसरे साइंटिस्ट, जिनका नाम था थॉमस माल्थस, थॉमस माल्थस की हेल्प से डार्विन काफी इन्फ्लुएंस हुए और इन्होंने आइलैंड पे चीजों को ऑब्जर्व करना चालू किया। एक डायरी पे ले रहते थे डार्विन, मुझे याद है कि ये डायरी पे उस आइलैंड के सारी चीजों की, सारी घटनाओं को लिखा करते थे। यानी तब किसी को नहीं पता था जो डार्विन बताना चाहते थे, आज वो चीज कॉमन हो चुकी है। अभी आप खुद ही कहेंगे सर ये तो कॉमन चीज है, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन आप कैसे जाने? आपके पेरेंट्स ने जाना, आपके पेरेंट्स, उनको पेरेंट्स ने बताया, कुछ कॉमन चीजें थी जो उस टाइम के लोग खाने कब तरसते थे, तब डार्विन रिसर्च में लगे हुए थे। डार्विन ने जो जो कुछ देखा और अपने टीचर से, कलीग से साथ जो कुछ भी सीखा उन्होंने, उस सारी चीजों को एक डायरी में लिखा और उसे अपनी एक बुक थी डार्विन की, बहुत अच्छी बुक थी, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज की बुक थी, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। बाय द मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, लंबा नाम है बुक का, बाय द मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन बताना चाहते थे कि धरती पर न्यू स्पीसीज क्यों बनी, कैसे बनी। तो इन्होंने एक बुक पब्लिश करी, जो भी वहां इन्होंने देखा गैलापागो आइलैंड पे, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज बाय द मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नई जातियों की उत्पत्ति नेचर के सिलेक्शन के थ्रू, नेचर सिलेक्ट करती है। डार्विन का एक मानना था, इनकी थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन पे बेस, कि ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए नेचर उसको सिलेक्ट करता है। बात सही थी। डार्विन की ये बुक आने के बाद तहलका मच गया। इसी डार्विन के समय ही
ग्रेगर जॉन मेंडल अपने थीसिस को लेके पहुंचे थे साइंस सोसाइटी में, लेकिन तब डार्विन अच्छा खासा नाम कमा रहे थे, क्योंकि इन्होंने उस समय दुनिया को ये बताया कि धरती पर लाइफ कैसे आई थी। डार्विन इतने फेमस हुए, इनकी बुक इतनी फेमस हुई कि माना जाता है कि द होली बाइबल की इतनी बुक्स नहीं बिकी जितना इनकी इस बुक्स को बिकना चालू हो गया, जिस पे इन्होंने ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया और काफ़ी इन्होंने नाम कमाया हमारे डार्विन। अब चलते हैं इन्होंने उस बुक में लिखा क्या था इनकी जो थीसिस थी। हालांकि थीसिस तो बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया गया, उसका एक निचोड़ लिया गया, वो हम आपको बताते हैं। तो proposed by Charles Darwin, Darwinism, it was based on the observation during a sea voyage in a sail ship called HMBS Beagle. Alfred Wallace, a naturalistic work in Malay Archipelago, had also come to similar conclusion. Wallace और ये simple conclusion पे थे, क्योंकि Wallace के ही student माने जाते थे। Work of Thomas Malthus on population influenced Darwin. थॉमस माल्थस पॉपुलेशन पे काम करते थे। पॉपुलेशन का मतलब कि कोई पॉपुलेशन कैसी है, उससे ये काफी इन्फ्लुएंस हुए और इन दोनों की मदद से इन्होंने कुछ नया कर दिखाया। क्या नया कर दिखाया, चलिए देखते हैं। डार्विनिज्म पे चलते हैं। डार्विनिज्म ने अपने थ्योरी को 4 कॉन्सेप्ट में रखा। क्या रखा 4 कॉन्सेप्ट में? पहला इन्होंने जो वहां सीखा वो ये बताया कि ब्रांचिंग डिसेंट, समझिएगा, इनके 2 की कॉन्सेप्ट अपने बताया अपने कि इनके जो भी थ्योरी थी उसके 2 की कॉन्सेप्ट थे। एक ही चर्चा कर रहे थे ब्रांचिंग डिसेंट, मींस इट एक्सप्लेन दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मॉडिफाइड डिसेंडेंट्स ऑफ प्रीवियस लाइफ फॉर्म्स। कह रहे कोई भी ऑर्गेनिज्म बना है, भले वो वेरिएशन के थ्रू आया है, लेकिन वो अपने प्रीवियस लाइफ फॉर्म से आया है। मींस इसी को उन्होंने बोला ब्रांचिंग डिसेंट। ब्रांच के थ्रू निकले, सबका स्टेम एक है, अलग अलग ब्रांच है। पहला की पॉइंट्स, ये किसी को अलग नहीं मानते थे। इन्होंने माना कि एक मेन ब्रांच है और उस मेन ब्रांच से ब्रांच बन करके नई नई लाइफ्स आई हैं। सेकेंडली, ये बेस थे नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में डार्विन फिंचेस काफी फेमस थी। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में एक चीज और फेमस थी इनकी, इन्होंने एक एग्जांपल देके पब्लिक को समझाया। क्या समझाया? कॉलोनी ए है, मान लीजिए कोई, ये बैक्टीरिया है, आपके ब्लू और रेड कलर से आपको बैक्टीरिया दिख रहा है। जो आपके रेड वाले बैक्टीरिया है, ये रेसिस्टेंस बैक्टीरिया है। किससे रेसिस्टेंस बैक्टीरिया? किसी एंटीबायोटिक से। मींस 2 बैक्टीरिया रखे गए, 2 टाइप्स के बैक्टीरिया रखे गए कल्चर पे। एक बैक्टीरिया ऐसे थे जिनमें रेसिस्टेंस पावर नहीं थी, यानी अगर कोई भी एंटीबायोटिक डाली जाए, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कोई भी अगर एंटीबायोटिक डाली जाएगी तो ये मारे जाएंगे। रेड वाले क्या थे? ये रेसिस्टेंस पावर रखते थे। हमने कॉलोनी ए में कुछ एंटीबायोटिक्स डाल दी। जब एंटीबायोटिक्स डाली तो बाकी ब्लू वाले तो निपटना तय था उनका। ले देखे बचे रेसिस्टेंस वाले 2। इस रेसिस्टेंस वाले में सिंपल सी बात है, कुछ वेरिएशन था। इस वेरिएशन के कारण इसने अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना चालू करी, तो रेसिस्टेंट बैक्टीरिया क्या कर गए? ग्रो कर गए और कॉलोनी बी बना दी। ये कुछ दिखाता है नेचुरल सिलेक्शन को, जिसने नेचर ने इसको सिलेक्ट कर दिया। हाँ, तुम्हारे पास रेजिस्टेंस पावर है, तुम आगे बढ़ो। तुम्हारे पास रेजिस्टेंस पावर नहीं है भैया, खत्म हो जाता है। और ये आज भी लागू होता है। तुम संघर्ष कर सकते हो तो फाइट करो, डॉक्टर बनो। नहीं कर सकते हो तो ठीक है, बायो क्या पास होने के लिए नहीं, खत्म कर दो। तो डार्विन की यही सब बातें प्रैक्टिकल लाइफ से अटैच होने लगी, जो इनके जीतने का कारण बन गया। तो डार्विन जी के 2 की पॉइंट्स थे। पहला की पॉइंट था ब्रांचिंग डिसेंट एंड सेकंड नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट कि सभी ऑर्गेनिज्म मॉडिफाइड है, हमने एडाप्टेशन किया, हम मॉडिफाई करके फ्यूचर ह्यूमन बन गए, आप प्रेजेंट के ह्यूमन रहे। सेकेंड पॉइंट नेचुरल सिलेक्शन पे बेस करते थे कि सब कुछ नेचर करती है। कहीं बाढ़ आ गई है, आपको तैरना आता है, नेचर ने आपको सेलेक्ट किया कि तैर सकते हो तो आप बच गए, नहीं तैरना आ रहा तो भैया तुम्हें मरना पड़ेगा। ये नेचुरल सिलेक्शन है। चलिए, ये 2 की इनके
पॉइंट्स थे। अब आगे आते हैं हम मेन डार्विनिज्म जी ने जो भी कुछ देखा इन आइलैंड पे, पूरे सी पे घूमते घूमते, उस चीज को हम समझते हैं ध्यान से। तो डार्विनिज्म की जब थ्योरी स्टार्ट हुई तो इन्होंने अपनी थ्योरी को इन पॉइंट्स में बताया। पहला पॉइंट बताया हेरिटेबल माइनर वेरिएशन, सेकंड ओवर प्रोडक्शन, थर्ड लिमिटेड नेचुरल सोर्सेज, फोर्थ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड फिफ्थ वन इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एक एक पॉइंट को हम समझाते हैं आपको। ये 5 इनके पूरे थ्योरी का एक निचोड़ निकाला गया। क्या निचोड़ था इनका? निचोड़ था कि हेरिटेबल माइनर वेरिएशन, हेरिटेबल मतलब अनुवांशिक, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाके पहुंच सके, और माइनर वेरिएशन बहुत थोड़े मोड़े वेरिएशन। सेकंड ओवर प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी कम होना। थर्ड लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज की हमेशा रिसोर्सेज, देखिए आप अगर इनकी जगह अपने आप को उस आइलैंड पे रखें, आप एक आइलैंड पे हैं, आपके पास बाहर से कोई सोर्स खाने का नहीं आ रहा, उसी आइलैंड पे जो है खाना, तो आप हर एक चीज को समझ जाएंगे जो इन्होंने फील किया था ये आप भी वहां फील करेंगे। तो अपने आप को आइलैंड पे फील करें कि आप एक आइलैंड में फंसे हैं और आप आइलैंड पे रह रहे हैं, आइलैंड पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले चीज देख रहे हैं कि हेरिटेबल माइनर वेरिएशन, ऑर्गेनिज्म में कुछ माइनर वेरिएशन होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएंगे। सेकंड ओवर प्रोडक्शन, हर एक ऑर्गेनिज्म के पास प्रोडक्टिविटी की इनॉर्मस रेट है। थर्ड लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, उस आइलैंड पे रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, ये नहीं ये आइलैंड आपको जिंदगी भर खिलाता रह जाएगा, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, एक टाइम उनको खत्म होना पड़ेगा। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, लाइफ के लिए, या एग्जिस्टेंस का मतलब होता है जहां है वहां रहने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप आइलैंड पे हिम्मत हार गए तो आप बाहर नहीं आ सकते, या कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म में हिम्मत हार गया तो वो खत्म। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो स्ट्रगल करेगा वही सरवाइव करेगा। यही कहते हैं कि जो सरवाइव करेगा वो वहां जिंदा रहेगा, इसी को बोला है उन्होंने अपने वर्ड्स में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चलिए एक एक चीज की डिटेल देखते हैं। पहला हेरिटेबल माइनर वेरिएशन क्या है? देखिए सब चीजें एक सीरीज में चल रही है। सबसे पहले आपने स्टार्ट किया थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में जब आप चल रहे हैं तो आपको 3 साइंटिस्ट मिले, लैमार्क, डार्विन, ह्यूगो डे विलियस। लैमार्क ने लैमार्किज्म दिया, डार्विन ने डार्विनिज्म दिया, ह्यूगो डे विलियस ने म्यूटेशन थ्योरी दी। ठीक है, अब लैमार्क की थ्योरी रिड्यूस थी तो मैंने उसको हटाया, सीधे हम डार्विनिज्म पे आ गए। जब डार्विनिज्म पे चले तो आपने डार्विनिज्म की हिस्ट्री जानी कि ये वैलेस जी के साथ एचएमएस बीगल शिप पे ये निकले, आइलैंड्स पे पहुंचे, और थॉमस माल्थस से काफी ये, क्योंकि वो पॉपुलेशन पे कर रहे थे स्टडी, उससे काफी ये एक तरीके से एक्साइटेड हुए, मोटिवेट हुए, और इन्होंने दे डाला डार्विनिज्म। फिर आपने देखा डार्विनिज्म के 2 की पॉइंट्स थे, किस की पॉइंट पे इन्होंने बात करी। और अब चलते हैं हम लोग इनकी थ्योरी का पहला पार्ट देखने, हेरिटेबल माइनर वेरिएशन। कहते हैं इट इज आइदर बेनिफिशियल और हार्मफुल टू द ऑर्गेनिज्म। छोटे छोटे वेरिएशन ऑर्गेनिज्म में इन्होंने देखे, आप भी महसूस करिए आइलैंड पे छोटे छोटे आप वेरिएशन देख रहे हैं, आपने देखा कुछ वेरिएशन हार्मफुल थे, कुछ वेरिएशन यूजफुल थे। आपके अगर 2 सर निकल आए तो ये आपके लिए हार्मफुल वेरिएशन हो गया, क्योंकि 2 ब्रेन हो गए, ज्यादा ब्लड चाहिए, एक ब्रेन इधर चलने के लिए कह रहा है, एक ब्रेन इधर चलने के लिए कह रहा है, आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा। हाँ, 2 हाथ की जगह 4 हाथ आ जाए, ये आपके लिए यूजफुल है। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि कुछ वेरिएशन ऑर्गेनिज्म में होते हैं, वो देखा इन्होंने बताया, कुछ मैंने वेरिएशन देखा जो हार्मफुल था और कुछ वेरिएशन यूजफुल था। सेकंड पॉइंट बात करते हैं ओवर प्रोडक्शन। इन्होंने बोला कि पॉपुलेशन साइज ग्रो एक्सपोनेंशियली ड्यू टू द मैक्सिमम रिप्रोडक्शन। चाहे वो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन हो, आपको बता दो एस्केरिस नाम का एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जो अपनी 6 मंथ की लाइफ साइकिल में 1.8 करोड़ एग देता है, फीमेल एस्केरिस 1.5 करोड़ एग अपनी लाइफ साइकिल में, सारे अगर जिंदा हो जाए सोचिए क्या होगा। तो कहता है कि हमने आइलैंड पे देखा कि ऑर्गेनिज्म में बच्चे पैदा करने की प्रोडक्टिविटी की हाईली क्वांटिटी होती है, लेकिन बात वही है सब जिंदा रह नहीं पाते। उन्होंने बोला कि सब जिंदा नहीं रह पाते, कुछ ही उसमें जिंदा बचते हैं। लेकिन सेकंड पॉइंट वही कहता था ओवर प्रोडक्शन की पावर लेना। थर्ड पॉइंट इन्होंने जो वहां देखा और बताया पब्लिक को कि लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं।
इन्होंने बोला जो भी वहां रिसोर्स है आइलैंड पे वो नेचुरल रिसोर्सेज है और नेचुरल रिसोर्सेज एक लिमिट में होंगे, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज होंगे। ये नहीं कि आप ताउम्र एक्सप्लॉइट करते चले जाए आइलैंड को और आपको मिलता रहेगा। क्लियर? 3 पॉइंट हो चुके हैं। हेरिटेबल माइनर वेरिएशन पे बात करी इन्होंने, ये देख के बताया, हमें बताया कि प्रोडक्टिविटी की इनॉर्मस रेट होती है, बच्चे पैदा करने की ऑर्गेनिज्म में इनॉर्मस रेट है फर्टिलिटी की, आप भी जानते हैं अच्छे से। लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। 4th पॉइंट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। It is the competition among organisms for resources so that the population size is limited. किसी भी जगह की पॉपुलेशन उस रिसोर्सेज के ऊपर बढ़ के नहीं चली जाती है। पॉपुलेशन उतना ही ग्रोथ करेगी जितना रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे। ये नहीं कि 10 लोगों को खाने के लिए 2 बोरा गेहूं है तो उस पर 1000 आदमी खाना खा लेगा, नहीं, पॉपुलेशन इतनी बढ़ नहीं पाएंगे, भूख से लोग काफी मारे जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीजें आज आपके लिए कॉमन लगती है ना, सारी दुनिया जानती है कि रिसोर्सेज तो सब जगह कॉमन है, लेकिन आपको दुनिया में हो और दुनिया में बताने वाले कौन है? 100-200 सालों से वही चीज चलती चली आ रही जो डार्विन ने बताई। आज आप कहते हो पेट्रोलियम रिसोर्स ही है, लिमिटेड है, 50 साल चला ले जाओगे, 100 साल चला ले जाओगे, 2 साल चला जाओगे, लेकिन एक टाइम ऐसा है जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा। तो वो भी वही चीज कहते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज ओवर नहीं है, इसीलिए पॉपुलेशन कहीं ना कहीं पर फिर लिमिटेड हो जाती है। एक हद के बाद पॉपुलेशन नहीं बढ़ सकती। तो इन्होंने वही बताया कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण स्ट्रगल बढ़ जाता है। अगर 10 लोगों को खाने के लिए 20 प्लेट पिज्जा के सब बड़े आसानी से खाएंगे, लेकिन इसी 20 प्लेट पिज्जा को खाने के लिए 20,000 लोग, तो सिंपल सी बात है, एक ही 10-20 लोग पर खा पाएंगे, बाकी भीड़ में सब मारे जाएंगे। तो वही चीज बता रहे हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण पॉपुलेशन के बीच स्ट्रगल बढ़ जाता है और ये स्ट्रगल हावी हो जाता है, और इस स्ट्रगल के कारण सारी पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाती, कुछ ही पॉपुलेशन बढ़ पाती है। जैसा कि आप समझें ऐसे कि स्ट्रगल की बात करें तो एक ही फॉरेस्ट में डियर के नंबर कम हो जाए, टाइगर के नंबर ज्यादा हो, लायन के नंबर ज्यादा हो, स्ट्रगल बढ़ जाएगा। डियर ले दे के हैं 100 और टाइगर है 500, लायन है 100, स्ट्रगल बढ़ जाएगा। सिंपल से बात है, किसी न किसी पॉपुलेशन को सिमटना पड़ेगा, चाहे वो लायन हो या फिर टाइगर हो, आपस में मारे जाएंगे। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हमें बताता है कि हमें अपनी जिंदगी को जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। हर एक ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल कर रहा है। अगर फॉरेस्ट में डियर स्ट्रगल नहीं करेगी, शेर आ रहा है अच्छा आओ खा लो, तो सिंपल सी बात है डियर की स्पीसीज खत्म हो जाएगी। लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं, भाग रहे हैं और स्ट्रगल करके अपने जीवन को बचाते हैं। जो स्ट्रगल करेगा वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, वो योग्य होगा जिंदा रहने के लिए। जिसने भी स्ट्रगल किया लाइफ के लिए वो जिंदा रहेगा, जो लाइफ के लिए स्ट्रगल नहीं करेगा वो खत्म हो जाएगा। ये बात आप प्रैक्टिकली अपने लाइफ में, अपने सराउंडिंग में देखते होंगे कि जो एकदम निकम्मा हो गया है, काम ही नहीं करना है, कुछ सोचना ही नहीं है, उनका भी अस्तित्व खत्म ही हो जाता है। और जो स्ट्रगल कर रहा है, आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, अच्छी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको उस ऊपर तक पहुंचाने में कोई रोक नहीं लगा सकता। ये डार्विन ने बताया था आज से 200 साल पहले, और आज आपको पता चल रही है। लेकिन आप ये कहते हैं नहीं सर, ये तो पता है सबको। बेशक सबको पता है, क्योंकि अभी कॉमन टर्म हो चुका है। लेकिन उस समय 200 साल पहले एक नई चीज बताई थी इन्होंने, क्योंकि तब लोग अपने खाने के लिए मरते थे। उनको क्या मतलब था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस से, क्या मतलब था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट से, क्या मतलब था ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज से। क्लियर? तो इस तरीके से डार्विन चीजों को ऑब्जर्व करते जा रहे हैं आइलैंड पे और हमको बताते जा रहे हैं। तो डार्विन जी ने ये 5 टर्म्स बताए हमको। इस 5 टर्म में काफी कुछ छिपा हुआ था लाइफ के बारे में। कहानी आगे बढ़ती है कि डार्विन जी ने एक लाइन और बोली
जो मैं आपको बताता हूं सीक्रेट है, डार्विन जी ने 6th पॉइंट पे बोला था ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। इन्होंने बोला जब इतना सब कुछ हो जाएगा, यानी बच्चे पैदा करने की प्रचुर मात्रा में क्वांटिटी है, ओवर रिप्रोडक्शन है, ठीक है, ज्यादा बच्चे हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा स्ट्रगल, संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करेंगे, स्ट्रगल करने के बाद जो बच गया वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, और जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा उसको हक होगा कि वो रिप्रोडक्शन करे और अपने नंबर को बढ़ाए, और नंबर बढ़ेंगे तो हमारी एक नई स्पीसीज धरती पर आएगी। ये डार्विन जी की सारी बातें थी। डार्विन जी यहीं पर अपना काम तमाम करके दुनिया को बताया कि धरती पर ऑर्गेनिज्म बनने का शायद एक कारण था, और यही चीज मैंने आपसे बताई थी कि एविडेंस देने के बाद मैं आपको थर्ड जो लेक्चर दूंगा वो अपना थर्ड लेक्चर बेस रखूंगा कि आखिर क्यों इवोल्यूशन हुआ, आखिर क्यों न्यू स्पीसीज आई। तो न्यू स्पीसीज आने का कारण डार्विन जी बहुत सही बता के गए थे कि इनॉर्मस रेट होती है फर्टिलिटी की, ऑर्गेनिज्म में बच्चे पैदा करने की प्रचुर क्षमता है, वो स्ट्रगल करते हैं अपनी जिंदगी के लिए, अपने खाने के लिए, अपने रहने के लिए, जो स्ट्रगल से बच जाएगा वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, यानी वो योग्य होगा जिंदा रहने के लिए, और जो जिंदा रहेगा वो अपने ही जैसी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, एक नई स्पीसीज को बनाएगा। डार्विन जी के जाने के बाद हम चलेंगे नए थ्योरी पे, जिसे म्यूटेशन थ्योरी कहा जाता है। ये भी काफी हेल्पफुल था। मिस्टर ह्यूगो डी व्रीज ने हमें बताया, ये इवनिंग प्रिमरोज नाम के प्लांट पे रिसर्च कर रहे थे, इनके घर से थोड़ी दूर पे एक गार्डन था, उस गार्डन पे टहलने जाते थे। तो ह्यूगो डी व्रीज जब उस गार्डन में टहलने जाते थे, उन्होंने एक ही प्लांट की वैरायटी में डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स देखे, किसी में पर्पल, किसी में व्हाइट। तो उन्हें लगा कि आखिर प्लांट की तो स्पीसीज एक ही है, ये डिफरेंट वेरिएशन कहां से आ रहा है। तब इनको पता चला कि इन प्लांट की वैरायटीज में कुछ चेंजेस हो गया, म्यूटेशन जो आप पढ़ चुके हैं, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये सब कहां की देन है, ये सब ह्यूगो डी व्रीज की बताई हुई देन थी, जिसमें मॉडिफिकेशन करके हमको पढ़ाया गया। ह्यूगो डी व्रीज ने बोला कि ऑर्गेनिज्म जो नए बने हैं उनके पीछे कारण म्यूटेशन है। डार्विन ने कुछ और बताया, इन्होंने बताया कि ह्यूगो डी व्रीज ने जो बोला कि म्यूटेशन जो है एक कारण था ऑर्गेनिज्म को बनने का। अचानक ऑर्गेनिज्म के डीएनए में कुछ चेंज हुआ जिससे एक नई वैरायटी पैदा हो गई। जब लाइफ में ओशियंस में फिश बनी होंगी, उन फिश के अचानक डीएनए में कोई चेंज हुआ होगा जिससे हो सकता है कि उनमें लंग्स जैसा स्ट्रक्चर बना हो, और ऐसे करके लंग फिशेस का फॉर्मेशन हुआ। तो इनकी भी थ्योरी को माना गया कि ह्यूगो डी व्रीज भी सही बात कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंटली दिखाया कि सर देखिए वही प्लांट की स्पीसीज ये है सर, वही प्लांट की स्पीसीज ये है, किसी में सर फ्लावर पर्पल है, किसी में सर फ्लावर येलो है। इस तरीके से हमारे ह्यूगो डी व्रीज ने म्यूटेशन थ्योरी को जन्म दिया। जिस पे एक्सपेरिमेंट करते थे, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ह्यूगो डी व्रीज किस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका बोटेनिकल नेम। तो ओयुन्थोथेरा लैमार्कियाना, लैमार्क नाम से बना ओयुन्थेरा लैमार्कियाना प्लांट पे उन्होंने रिसर्च कैसे इवनिंग प्रिमरोज के नाम से जानते हैं, और इस तरीके से ह्यूगो डी व्रीज ने म्यूटेशन थ्योरी भी दे डाली कि म्यूटेशन इज द रीजन फॉर इवोल्यूशन, फॉर origin of new organism and new species। क्लियर? तो म्यूटेशन से भी ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं। तो हमने दो थ्योरी को निपटाया, डार्विन जी का और मिस्टर ह्यूगो डी व्रीज का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आगे, तो दोनों में हम कुछ वेरिएशन दिखाते हैं। डार्विन्स वेरिएशन इज माइनर, स्लो, डायरेक्शनल, ग्रेजुअल इवोल्यूशन था। डार्विन कहते थे कि जो वेरिएशन आया है ये वेरिएशन स्लो होता है, एक ही डायरेक्शन में बढ़ता है, ग्रेजुअल इवोल्यूशन होता है, धीरे धीरे इवोल्यूशन बढ़ता है। म्यूटेशनल वेरिएंस क्या था जो ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था, ये सडन होता है, रैंडमली होता है, डायरेक्शन लेस होता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे आप देखें डिफरेंट टाइप के बटरफ्लाई की एक फैमिली से डिफरेंट टाइप के बटरफ्लाई बन गए। म्यूटेशन इज द ओरिजिन ऑफ वेरिएशन फॉर इवोल्यूशन। आखिरी में सही हुआ कि म्यूटेशन इज अ ओरिजिन ऑफ वेरिएशन फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन होना जरूरी था जो म्यूटेशन से आता है, इसलिए इन दो साइंटिस्टों के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है हमको, डार्विन और लैमार्क के बारे में। दोनों के म्यूटेशन में डिफरेंस था, वो स्लो प्रोसेस मानते थे डार्विन साहब, ये एक सडन प्रोसेस मानते थे।
वो डायरेक्शन मानते थे, डायरेक्शन लेस होता है, किसी भी डायरेक्शन में म्यूटेशन हो सकता है, किसी के 2 हाथ ज़्यादा निकल सकते हैं, 2 हाथ कम निकल सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हमने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को अंजाम दिया आज की क्लास में, जहाँ पर हमने ये जान लिया कि आखिर म्यूटेशन के कारण वेरिएशन के कारण क्या रहे, या फिर इवोल्यूशन का कारण क्या था, क्या कारण था धरती पे नए नए टाइप के ऑर्गेनिज्म बने। तो डार्विन के अकॉर्डिंग आपने समझा और म्यूटेशन ह्यूगो डे व्रीज के अकॉर्डिंग भी आपने समझा। नेक्स्ट वीडियो हमने चलेंगे आपको ह्यूमन इवोल्यूशन पे कि आखिर ह्यूमन में कौन सी स्पीसीज आई, फिर कैसे कैसे ह्यूमन इवोल्यूशन करता हुआ हम बने। यानी कहानी हमने चालू करी थी बायोमॉलिक्यूल से, जहाँ पर प्रोटीन एंड एटॉमिक स्टेज की याद करिए ओरिजिन ऑफ लाइफ में, और वहाँ से हम आपको ले चलेंगे मॉडर्न ह्यूमन तक, और यही सफ़र हमारा इवोल्यूशन को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। बाय बाय।